सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है और एक और साल गुजर गया भारत के जुल्म बर्बरियत को कश्मीर में, और वहाँ पर आज भी हालात बहुत दगरगूं हैं। लोग आज भी एक इंसानी जेल में और एक ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों को वो नज़र तो आता है, उस पर आवाज़ भी उठाई जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कोई 75-76 साल गुजर चुके हैं, आज़ादी की जद्दोजहद वहाँ पर चल रही है, लेकिन भारत का जुल्म वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर पिछले 5 साल में 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद जो बदलती सूरत हाल हमने कश्मीर में देखी, जो शिद्दत पसंदी और जिस तरह से तेज़ी भारत अपने जुल्म बर्बरियत में लेकर आया, नरेंद्र मोदी के इस दौर में जो काम वहाँ पर किए गए, जिस तरह लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया गया, उस पर दुनिया की जानिब से चंद मखसूस दिनों पर आवाज़ तो उठाई जाती है, लेकिन फिर सिफारती सतहों पर यह मुकदमा बहुत पीछे चला जाता है। हम 5 फरवरी, 5 अगस्त और उसके बाद 27 अक्टूबर को कश्मीर के लोगों की बात तो करते हैं, लेकिन बाकी 362 दिन किस तरह से गुजरते हैं ये सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं। और पाकिस्तान आज भी भरपूर तरीके से ज़ाहिर यकजहती कर रहा है कश्मीरियों से। और अब इस कश्मीर के मसले का हल है क्या? अगले कितने साल के बाद उनकी ये जिद्दोजहद आज़ादी कामयाब होगी, और क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, और दुनिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला खान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। लेकिन अब्दुल्ला खान साहब से गुफ्तगू से पहले एक छोटा सा नगमा आपको दिखाते हैं, और उसकी सूरत में आप ये देखिए कि कश्मीर में इस वक्त किस लेवल का जुल्म बर्बरियत जारी है। देखिएगा। धड़कन है जिस्मो जान की, वादी है दो पैमान की, जन्नत इल्मो इरफान की, तफसील मेरे उन्वान की। कायद ने साफ बताया है शहरग है पाकिस्तान की। अब दूर नहीं सपना सच होना। कश्मीर कश्मीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। 76 साल अब इस मसले को गुजर चुके हैं, और अभी तक आलमी बरादरी बेदार क्यों नहीं हो पा रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला साहब, बड़ी जामे और मौसर तकरीर इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने की, लेकिन हम हर साल देखते हैं कि पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान होता है, वो 5 फरवरी हो, वो 5 अगस्त हो, या फिर 27 अक्टूबर हो, ये जो 3-4 दिन जो कि कश्मीरियों के हम मनाते हैं, इस पर इसी तरह की तकारीर की जाती हैं और आलमी दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जाती है, लेकिन अभी तक ऐसे इक़दाम अमली तौर पर क्यों नहीं उठाए जा सके कि कश्मीरियों की जो हालत है, जो इस वक्त जिस कर्ब और तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, वो उसमें थोड़ी कमी आ सके और भारत को महदूद किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये जो आज़ादी है, ये कभी किसी को प्लेट में रख के नहीं मिलती, ना ही कभी मुजाहरों से मिलती है, ना ही कभी बयानात से मिलती है। तो इसके लिए एक लंबी और सब्र आज़मा जदोजहद होती है, और 70 साल के दौरान हमने देखा है कि पहले एक खिता जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बहरहाल एक जदोजहद के ज़रिए से आज़ाद कराया गया, और दूसरा हिस्सा भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बुनियादी बात यह है कि इस वक्त ये मामला जो जैसे वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ साहब ने बयान किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, आलमी कवानीन का, सारी की सारी चीज़ों का इत्तलाक़ होता है, लेकिन वो सारी चीज़ों का इत्तलाक़ होने के बावजूद भारत जो है ना वो बदमाशी इसलिए कर रहा है कि उसके इकनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो इतने बड़े हैं वो वेस्ट के, और जो वो ताकतें जो मैटर करती हैं कि वो सारे कवानीन को जो है ना वो बाईपास करने के ऊपर तुल जाते हैं। लेकिन एक बात दुनिया को जहन में रखनी चाहिए कि ये जो माशी ताकत है ये मुस्तकिल नहीं है,
इंसानी हुकूक जो है वो मुस्तकिल चीज़ें हैं, कश्मीरियों का हक़ आज़ादी एक मुस्तकिल चीज़ है, उसको दुनिया की कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकती। ये मईशत किसी की कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। हमने देखा सोवियत यूनियन एक बड़ी सुपर पावर था और फिर हमने उसको बिखरते हुए देखा। तो ये भारत का जो ये वाला फेज़ है ये मुस्तकिल नहीं है, मुस्तकिल तो हक़ खुद इरादियत है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आलमी बरादरी है दुनिया के लिए इस वक्त अपने माशी मफादात की है, इंसानी हुकूक उनको नजर नहीं आ रहे। अब इन दोनों में से ज्यादा अहमियत किस बात की होती है? एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अब्दुल्ला खान साहब भी हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल्ला खान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। ज़बरदस्त किस्म के बयानात और तकारीर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और दीगर ममालिक में भी ये सिलसिला रहता है, जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन अमली तौर पर यह मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? 76 सालों के बाद भी हल तलब क्यों है और अभी भी आलमी दुनिया जो आलमी बरादरी है उसको जगाने की कोशिश ही की जा रही है? तो अब्दुल्ला खान साहब अपना पॉइंट आप मुकम्मल कर लीजिएगा। आप कह रहे थे कि चूँकि माशी मफादात जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के भारत के साथ, तो वहाँ पर फिर इंसानी हुकूक पर से पुश डाल दिए जाते हैं और उनसे मुतालिक सोचा ही नहीं जाता। लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की तरफ भी जाता हूँ। जी, मैं बात ये कर रहा था कि जो हक़ खुद इरादियत है, ये किसी कौम का जो हक़ आज़ादी है वो एक मुस्तकिल चीज़ है। वो उनको किसी मफादात, किसी माशी मफादात या किसी सियासी मफादात के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और ये इंडिया के माशी मफादात आर्जी चीज़ हैं। आज वो जिस रुख पे इंडिया जा रहा है और जिस तरीके से अंदर से इंडिया के अंदर जो उसकी फाल्ट लाइन्स हैं वो ऐसा ऐसा एक्सप्लोड कर रही हैं। आपने देखा नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ रिसेंटली, और वहाँ पे खालिस्तान की तहरीक भी सर उठा रही है। और ये इंडिया जो है ना वो ये बहुत जल्द इंडिया अंदर से डिसइंटीग्रेट होने वाला है। उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सोवियत यूनियन के रुख पे जा रहा है। और फिर हम देखेंगे कि भी ये मफादात कब तक वाबस्ता रहेंगे। कश्मीरियों ने तो आज़ाद होकर रहना है, लेकिन ये जो इंसानी हुकूक के चैम्पियंस ममालिक हैं, तंजीमें हैं और इदारे हैं, ये उनके ऊपर सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि कश्मीर को तो कोई रोक नहीं सकता। और एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि ये सब्र आजमा जदोजहद होती है। ये इसके लिए 10, 20, 30 साल, 50 साल, 100 साल का फ्रेमवर्क नहीं दिया जाता। आपका हक है, आप राइट पर हैं, हक पे हैं, उसके लिए डटे रहें। आपकी नस्लें डटी रहें और कश्मीरियों की ये चौथी नस्ल है जो डटी हुई है अपनी आज़ादी के लिए। और हर आने वाली नस्ल पिछली से ज़्यादा शिद्दत के साथ कश्मीर का जो केस है वो दुनिया के सामने पेश करती है और अपनी जद्दोजहद वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ करती है। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। एक बुनियादी बात मैं करूँगा पाकिस्तान के साथ। देखें, हम हमेशा ये सुना और पढ़ा करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने पता नहीं क्या ये बना दिया IIOJJK, और वो ना किसी को समझ आती है ना आम बंदे की ज़ुबान पर आती है। इसलिए इस इस्तिलाह को वापस वही हमारी ऑफिशियल इस्तिलाह किया जाए जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर जिसको हम बोला करते थे, जिसको आम बंदा पाकिस्तानी समझता था। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अभी जब तकरीर कर रहे थे तो लोकल बंदे को हमने एहतियात के साथ बहुत रुक के उन्होंने ये अदा किया है कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, ज़ाहिर है एब्रीविएशन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो इस वक्त कश्मीर में जो कुछ भारत पिछले कई दहाइयों से कर रहा है वो तो दुनिया के सामने है ही, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो भारत कनाडा में एक्सपोज हो चुका, अब तो भारत कतर में, अमेरिका में एक्सपोज हो चुका। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया, क्वाड की मीटिंग इस सिलसिले में भारत में नहीं हो सकी। तो इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो कश्मीर में भारत के मजालिम है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? ये हर 8, 10, 15, 20 साल बाद कोई ऐसी हरकत भारत कर देता है कि वहाँ पर फिर जुल्म के पहाड़ नए सिरे से तोड़े जाते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद तो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में हर रोज ही यौम यकजहती कश्मीर मनाता है, और बतौर पुश्तिबान पाकिस्तान जो है उसने बारहा साबित किया, जंगों के जरिए साबित किया, अपनी मुआशी जो है मुश्किलात के बावजूद खड़ा रहा और हर किस्म की जो शऊबतें, मुश्किलात, तकलीफ वो बर्दाश्त की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़ा रहा। लेकिन असली मसला ये है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल हालात के अंदर जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, और आपने देखा कि ये हमारी सिफारती कामयाबियां ही हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे आर्मी चीफ अब अमेरिका के दौरे पे थे, और उस टाइम पे जो बाइडन का वहाँ यौम जमहूरिया के ऊपर प्रोग्राम कैंसिल कर देना, मेरे ख्याल है ये हमारी सिफारतकारी के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
लेकिन दूसरी तरफ यह है कि हमने आलमी बरादरी को देख लिया। जिस आलमी बरादरी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में आलमी दुनिया कहें बजाय इसके कि आलमी बरादरी कहें, क्योंकि बरादरी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हमने OIC के इजलास भी देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि सुषमा स्वराज को OIC के इजलास में बुलाया गया बतौर भारत की वजीर खारजा, उन्होंने शरीक हुई वहाँ। और फिर हमने इंटरनेशनल बरादरी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन के नाम से, वो यूनाइटेड नेशन मुसलमानों के बिलखसूस जो जितने भी मुकदमात थे उनको हल कराने में जो है वो नाकाम रही। ख़ास तौर पे कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वो बोस्निया हो, वो चेचनिया हो, वो वहाँ नाकाम रहे हैं। इसलिए अब जो है वो उन लोगों को हमें खुद अपना जो है मामला ठीक करना पड़ेगा। एक तो यह है कि भारत, एक बात तो साबित हो गई कि 9 लाख फौज की संगीनों के साए वो कश्मीरी कौम की हुर्रियत के जज्बे को दबा नहीं कर सके, मद्धम नहीं कर पाए। अब वो नफरतों के बीज बो रहे हैं, वो शकूक और शुबाहात पाकिस्तान के हवाले से पैदा कर रहे हैं। कश्मीरी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल शक ना करें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी और आज भी देने के लिए तैयार है। हमारे खुद ISPR इस बात का गवाह है कि वो आखिरी इंसान, आखिरी सिपाही, आखिरी गोली तक लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन अब दुश्मन को यह अंदाजा हो चुका कि कश्मीर का मामला जो है क्योंकि उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान से बदजन कर दें। जो मेरे लिए एक इंतहाई तशवीश की बात है वो ये है, जिसका मैं प्रचार पिछले 4 से 5 साल से कर रहा हूँ और अब्दुल्ला खान साहब भी इसके गवाह हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाला मोदी का इलेक्शन है, इसके बाद यहाँ यूनाइटेड नेशन की फौजों को उतारने का एक उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि भारत इतनी बड़ी फौज जो है वो वहाँ रख के नाकाम भी हुआ और भारत को कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। मुश्किलात में उसका दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए वो यूनाइटेड नेशन के नाम के ऊपर यहाँ चीन की मखासमत में यूनाइटेड नेशन भी आ जाएगी और वो इसको एक न्यूट्रल ड्रोन करार देने की कोशिश करेगी। हमें ये बात पहले से ही यूनाइटेड नेशन और दीगर फोरम्स के ऊपर उजागर करनी है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने ये ताखीर कर दी तो फिर यह है कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद अब जो है वो एक नया जो साजिश चलेगा वो ये कहेगा कि जी अब आओ प्लेबिसेट करवा लो। इस टाइम पे 4.2 मिलियन लोगों को वहां बसाने का मंसूबा है और उसके अंदर काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली है। और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन का के हक खुद इरादियत का एक ढोंग रचाएंगे और वहां आबादियाती नक्शा तब्दील करने के बाद ये सारा का सारा मामला जो है हमारे लिए फिर एक नया चैलेंज बन जाएगा और कश्मीरियों के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए वो अब्दुल्ला साहब अभी जी बिल्कुल कंप्लीट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, कश्मीर के हवाले से उन्होंने यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज आ जाती हैं तो वो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको अजीत दोवल जो है वो पहले ही पाकिस्तान से हटा के और उसको भारत का हिस्सा बना चुका है, ये उन्होंने खुद एक बाकायदा नक्शे के जरिए किया। और इसी तरीके से जब उनकी पार्लियामान की बिल्डिंग बनी अभी, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने किया, उसके ऊपर भी अखंड भारत का नक्शा बना के पाकिस्तान का नक्शा शामिल कर लिया गया। चीन को तकलीफ पहुंचाएगा, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाएगा और यूनाइटेड नेशन का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फौजों को सर के ऊपर बिठाना है। ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ना ये चीन के लिए, ना ये खुद हिंदुस्तान के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। लेकिन हमें इसके ऊपर एहतियात करनी पड़ेगी और हमें मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इसका मतलब कि अगर नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करते हैं, उनकी जमात एक बार फिर बरसर इख्तिदार आती है, तो ये मसला कश्मीर फिर बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। चूँकि हमने देखा पिछले इलेक्शन भी उन्होंने एंटी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर लड़े, अपने मंशूर का बड़ा बुनियादी हिस्सा इस चीज़ को बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को वो लोगों के अंदर उजागर करते हैं, लोगों के जज्बात से वहाँ पर खेला जाता है। अभी आप देखें हमारे मुल्क में माहौल है, हम तो इलेक्शन का माहौल है, यहाँ पर हम किसी सियासी जमात को कोई मसले कश्मीर पर खास बात करते हुए नहीं देख रहे, कोई भारत के खिलाफ कोई बात करते हुए नहीं देख रहे, किसी के मंशूर में ये नुक्ते शामिल नहीं है। आप जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा पहले, फिर अब्दुल्ला खान साहब से भी मैं मामला पूछता हूँ कि ये एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है आपको दोनों ममालिक के सियासतदानों में? जी, ये बुनियादी तौर पर यह है कि यही तो नैरेटिव बिल्डिंग होती है। इसी के ऊपर तो उन्होंने कहा कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके अंदर बहुत आगे निकल गए। वो डिसइंफो लैब, वो तमाम जो ट्विटर और दीगर जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं, भारत से उन ट्रेंड्स का बनना। और फिर एक किस्म का आप देख लें कि जब से वहाँ ऋषि सोनक आए हैं और उसके बाद वहाँ कैमिला हैरिस आई हैं अमेरिका के अंदर,
तब से भारत के जो खन्ने हैं वो काफी बहक चुके हैं और भारत ये समझ रहा है कि मैं जो है वो बहुत एक बड़ा जाइंट बन गया हूं। उसी की वजह से आपने देखा कि वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात, जिसके अंदर सिखों का कत्लेआम और उसके नतीजे में पादाश में उनको कतर के अंदर भी जो है वो 8 लोगों को फांसी की सजा हुई और साथ जो है वो खुद जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में उनके खिलाफ कहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सियासतदान ख्वाबे खरगोश से जागने के लिए तैयार नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज के अंदर इनकी रात, इनकी मफादात शामिल हैं, लेकिन कश्मीर के जैसा अहम संगीन मसला जो कि शाहरागे पाकिस्तान है उसके ऊपर इनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को खुश करना चाहते हैं और उसके नतीजे में ये पाकिस्तानी कौम को नाखुश करते हैं। मेरा ख्याल है आपका सवाल बड़ा जामे और मजबूत है और इनके लिए आंख खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो मर्जी कर लें, भारत के साथ अब कश्मीर रह नहीं सकता। ये बात तो नवेशत दीवार है। दूसरी बात यह है कि कश्मीरी कौम को अब ये इंडिपेंडेंट रियासत बनाने की साजिशें जारी हैं। एक लैंड लॉक कंट्री और जिसको कश्मीर जैसे मुश्किलात हों, एक तरफ न्यूक्लियर चीन, एक तरफ न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक तरफ न्यूक्लियर रशिया और एक तरफ न्यूक्लियर इंडिया, ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। इलाके पाकिस्तान के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, पाकिस्तान मजीद जंगें लड़ने के लिए तैयार है। हमारे सिपा सलार जनरल आसिम साहब अपना पहला दौरा जो था वो कश्मीर का किया और उन्होंने भारत को जो है वो एक दफा सबक सिखाया है और भारत को ये अंदाजा हो चला है कि वो अस्करी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत को किसी सूरत रेर नहीं कर सकता। इस वजह से नफरतों के बीज डाल के, लोगों के अंदर जो है शकूक व शुबहात पैदा करके, लोगों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ और अफवाज मुखालिफ कैंपेन करवा के वो ये चाह रहा है कि हम किसी सूरत जो है ये कश्मीर को निकल लें। ये ना वो निकल पाएगा ना वो उगल पाएगा, ये तो उसको देना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं देगा तो यकीन माने, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझे भारत के टुकड़े होते हुए बिल्कुल वादे नजर आ रहे हैं। उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नादान दोस्त मौजूद है। ठीक है, तो अब्दुल्ला खान साहब, ये अब कब तक आप भारत के ये टुकड़े होते देख रहे हैं? आपने भी इशारा दिया कि वो सोवियत वाले हालात एक बार फिर भारत उसका शिकार हो सकता है। इस वक्त हम देख भी रहे हैं अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात कुछ खराब हुए, कनाडा ने किस तरह से भारत के खिलाफ एक स्टैंड लिया, कतर से जो फैसला सामने आया। तो अब इन सब के असरात कब तक मुकम्मल तौर पर जाहिर होंगे और किस नौयत के जाहिर होंगे भारत पर? देखिए, भारत जो है ना वो हवा में किले तामीर कर रहा है। जब आपकी बुनियाद अखलाकी तौर पे मजबूत नहीं होती तो ऊपर जो भी आप किला तामीर कर लें वो ज़मीन बोस हो जाता है। भारत की जो इंतहा पसंदी की जो तहरीक जारी है वो सिर्फ वोट लेने के लिए अपनी कौम को एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं जिससे वो खुद ही झुलस जाएंगे। कश्मीर का मामला तो एक तरफ रह गया। अभी देखें ना, हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो जो हिंदू इंतहा पसंदी को किस लेवल पे लेके चले गए हैं और हिंदुस्तान का जो एक चेहरा होता था गो के उस पर भी बहुत सारे मास्क पहने हुए थे, जो सेकुलर था उसको भी उन्होंने उठा के फेंक दिया। और अब जो है ना वो किस तरीके से जस्ट पावर में रहने के लिए अपनी कौम को वो जिस समत में लेके जा रहे हैं, जिस तरफ अब्दुल्ला गुल साहब ने भी इशारा किया, मैंने भी पहले अर्ज़ किया कि वही काफ़ी है और इसके लिए किसी लंबी चौड़ी फ़ौज कशी की ज़रूरत नहीं है। और ये राइटली इन्होंने पॉइंट आउट किया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी हैं जो कुछ अरसा पहले शायद हमारी पॉलिसी में हम डिविएट करने पे लगे हुए थे, उन्होंने चीज़ों को राइट ट्रैक पे ले आए हुए हैं। और ये इंशाअल्लाह हमारी जो समत है जो थोड़ी सी कुछ 6 साल के दौरान दाएं बाएं हो गई थी वो भी मुड़ के अपनी जगह पे आना शुरू हो गई है और उसकी वजह से भी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, देखें, हमें अगर कश्मीर के हम वकील हैं तो हमें अपना पाकिस्तान मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि वो इलाके पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इल्हाक के लिए हमें पाकिस्तान को भी इस काबिल करके पेश करना है कि कश्मीरी कहे कि हम इस पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। वैसे तो कश्मीर इस पाकिस्तान जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है उसके लिए भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर भारत जैसे जाइंट का मुकाबला करना है तो सिर्फ जज्बाती नारों से, तकरीरों से, जलसों जुलूसों से नहीं होगा। हमें अपने आप को भी अपने पैरों पे सही तरह से खड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने एक बड़ी दिलचस्प बात की जो पाकिस्तानी डिस्कोर्स में इससे पहले मुझे कम नज़र आई है, वो ये है कि कश्मीरियों की फलाह बहबूद
और इसमें मुझे ये लगा है और मुझे शायद खुशफहमी है कि मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनकी फलाह बहबूद की भी कोई बात कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ बहुत बड़ा इकनॉमिक पैकेज लेके जा रहा है। हमें अगर वहाँ के कश्मीरियों को के जज्बात को, उनके एहसासात को, उनकी कमिटमेंट को अपने साथ रखना है तो उनके साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा और उनके माली, माशी, इक्तिसादी जो मसाइल हैं उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ जंग के साथ ही मामलात हल नहीं होते, बहुत सारी ये एक कम्प्रिहेंसिव आप कह लें कि स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगी, तब जाके कश्मीर के बारे में हम ये दावा कर सकते हैं कि वो हमारे साथ मिले। जहाँ तक ये खुद आज़ाद कश्मीर या खुद मुख्तारी की कश्मीर की बात है, ये इसको मेरा ख्याल है हमें नेशनल टीवी पे इसने इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बाग रावलाकोट के चंद लोग हैं और ये मकबूजा कश्मीर में ओवरवेलमिंगली लोग जो है ना वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, अपने शुहदा को पाकिस्तान के झंडों में वो करते हैं, दफन करते हैं। ये चूँकि सोशल मीडिया आ गया, कुछ लोग आके रोला डालते हैं, हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ऐसी बात नहीं, ऐसे किसी खौफ का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। कश्मीरी मिन हैसुल कौम वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इस पे हमें किसी तरद्दुद की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला साहब, कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान भी कश्मीरियों के साथ खड़ा है, लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब एक आखिरी मिनट रह गया, इस पे आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि अगले साल 5 फरवरी को हम एक बार फिर इसी तरह इजहार यकजहती कर रहे होंगे। इस दौरान, इस एक साल के दौरान नई मुंतखब हुकूमत ने भी आना है, कैबिनेट भी तश्कील पानी है। उस कैबिनेट को, उस नई हुकूमत को, नए फॉरेन मिनिस्टर को क्या क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि हालतरी तो आ सके? अगर ब्रीफली इस पर कमेंट कर दें। इसके अंदर जो है बड़ा सबसे पहले तो सियासी, सिफारती, इखलाकी बुनियाद के ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर भी जो पॉलिसी थी माजी के अंदर उम्मत इस्लामिया की, वो कामयाब नहीं हुई और यही सियासी, सिफारती, इखलाकी जो बुनियाद है इसके ऊपर कश्मीर की भी पॉलिसी जो है वो आपके उसके अंदर कोई खातिर ख्वाह आपको नतीजा बल्कि नहीं नजर आया, बल्कि उल्टा इसकी खराबियां पैदा हुई। आपको जो है वो अपनी डिटरेंस की बुनियाद पे डायलॉग करना पड़ेगा और उसी डिटरेंस की बुनियाद के ऊपर आपको इंटरनेशनल लोगों को ये बावर कराना पड़ेगा कि हम कश्मीर के लिए हर सतह तक जा सकते हैं और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट अगर बनने से रोकना है, क्योंकि अगर हम नहीं भी करेंगे तो भारत हम पर ये जंग मुसल्लत करेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम जो है मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ को सामने रख के चीन की खैर सगाली को साथ शामिल करें और अरब दुनिया को बावर कराएं कि वो पाकिस्तान, ठीक है, लाइक माइंडेड ममालिक को पाकिस्तान को अपने साथ शामिल होकर एक मौसर पैगाम अता पर उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।